नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट में भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व पटल पर रखने को बताया अपना दायित्व। स्वदेश लौटने से पहले जो बाइडेन, ओलाफ शोल्स और फूमियो किशिदा से भी की मुलाकात। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत 14 राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक लू का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए समर एक्शन प्लान पर आज से काम होगा शुरू। मुंबई में आज से शुरू होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। उद्घाटन फिल्म का दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में होगा प्रदर्शन। आईसीसी T20 विश्व कप के अंतिम लीग मैच में भारत का सामना कनाडा से फ्लोरिडा में आज। दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में नेपाल को 1 रन से दी शिकस्त। वहीं युगांडा को न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से हराया। यूरो 2024 में मेजबान जर्मनी की धमाकेदार शुरुआत। पहले मैच में स्कॉटलैंड को 5-1 से दी करारी शिकस्त। आज हंगरी, स्विट्जरलैंड और स्पेन, क्रोएशिया के बीच होगा मुकाबला। तो ये थी 10 बजे की प्रमुख हेडलाइंस। और प्रमुख हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की अपनी 1 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद अब वापस नई दिल्ली लौट आए हैं। और इस दौरान उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने के साथ ही कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा थी। पीएम मोदी को देश की तीसरी बार बागडोर संभालने पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें बधाई दी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अब इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और इससे संबंधित वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। ये वीडियो आपको दिखाते हैं।
तो प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेने के बाद में ये पहली विदेश यात्रा रही और इटली वो पहुंचे। एक दिवसीय यात्रा थी और इस एक दिवसीय यात्रा की एक छोटी सी झलकी जो है वो इस वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री ने दिखाई अपने एक पोस्ट के जरिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर लगातार जारी है। देश में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर 18 जून तक लू का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 18 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिसके बाद ही गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है। इन राज्यों में बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ तेज गर्म हवाओं ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अनावश्यक घरों में से बाहर ना निकले और पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करते रहें। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने समर एक्शन प्लान जारी किया है। दरअसल आज से शुरू होने वाले इस एक्शन प्लान में 12 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनकी मदद से प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली वालों के सहयोग से प्रदूषण स्तर में काफी सुधार आया है। इसमें और सुधार के लिए प्लान तैयार किया गया है। एक्शन प्लान के तहत धूल प्रदूषण, कूड़ा जलाना और औद्योगिक प्रदूषण रोकने सहित कई क्षेत्रों में कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा हरियाली बढ़ाने, झीलों के विकास और पड़ोसी राज्यों से संवाद समेत अन्य कदम भी उठाए जाएंगे। दिल्ली में 15 जून से 30 जून तक एंटी डस्ट कैंपेन भी चलाया जाएगा। दिल्ली में अलग अलग एजेंसियों की 580 पेट्रोलिंग टीम निरीक्षण करेंगी कि निर्माण साइट्स पर डस्ट नियम फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं। इसके अलावा ओपन बर्निंग से निपटने के लिए 573 टीमों को तैनात किया जाएगा। लैंडफिल साइट के लिए अलग से एसओपी बनाई गई है। उद्योग के कचरे से निपटने के लिए 33 टीमें तैनात की जाएंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा। कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए सलाह एमसीडी को भी दी जाएगी। दरअसल 24 मई से 12 जून के बीच दिल्ली का एक्यूआई इंडेक्स मॉडरेट और पुअर कैटेगरी में था। 15 जून से 15 सितंबर तक गर्मी के प्रदूषण से निपटने के लिए ये एक्शन प्लान एक्टिव रहेगा। जहां एक और देश के उत्तरी भाग जहां गर्मी और लू की चपेट में है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर झमाझम बारिश के साथ मौसम ने अपना रुख बदला है। दरअसल हरियाणा में रेवाड़ी की कई जगहों पर बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर के पास भी बारिश हुई है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में आज बारिश होने के साथ साथ अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है। तो वहीं 16 से 18 जून तक इन क्षेत्रों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। तो देश की राजधानी दिल्ली जहां इन दिनों गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ जल संकट से भी परेशान है। प्रचंड गर्मी और पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता के कारण दिल्ली की लगभग 3 करोड़ आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली के मैदानगढ़ी में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। घंटों तक वाटर टैंकरों का इंतजार करने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा और हालात ये हैं कि लोग पानी के टैंकरों पर चढ़ जा रहे हैं। दिल्ली के वसंत विहार इलाके के सी ब्लॉक में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। वहीं लखनऊ में कुकरेल नदी के उद्गम स्थल से लेकर अंत तक पुनर्जीवित करने के लिए अकबर नगर इलाके में 5वें दिन भी अवैध निर्माण को गिराने का क्रम जारी है। कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत डीपीआर तैयार कर दिया गया है। 22 तालाबों को रिचार्ज करने के लिए कुकरेल नदी पर बने अवैध निर्माण को हटाने का क्रम जारी है।
अकबर नगर में एक दिन में 165 अवैध निर्माणों को गिराया गया है। कुकरेल नदी के उद्गम स्थल से लेकर अंत तक पुनर्जीवित करने के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण को गिराने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। और इसी सिलसिले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी से बातचीत की हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एलडीए और प्रशासन जो है लगातार काम कर रहा है और जिस तरीके से कुकरेल नदी पर अवैध निर्माण किया गया था उस अवैध निर्माण के घरों को गिराने के लिए हमारे साथ एलडीए के वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या कार्रवाई है और किस तरह से कुकरेल को पुनर्जीवित करने की योजना है। ये कुकरेल अभी तो इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाई जा रही है। कुकरेल सेकंड से सारे मकान हटाए जा चुके हैं। कुकरेल फर्स्ट में हम लोग आज और कल में मैक्सिमम कार्रवाई कर लेंगे। उसके बाद इसका मलबा नगर निगम हटाएगा और रिजनरेट करने के लिए ड्रेजिंग और अन्य कार्रवाई की जाएगी। वृक्षारोपण का काम, ड्रेजिंग का काम, ये सब सारे काम प्रोजेक्ट बना हुआ उसके बाद शुरू किया जाएगा। जो डीपीआर बना है, जो जैसा मेरी जानकारी में आया है, उसमें इसके उद्गम स्थल से लेकर के और आखिरी तक क्या डीपीआर है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। अस्थि गांव से चूंकि ये निकलती है तो वहां तक हम लोगों ने विजिट किया था और अस्थि गांव के जो इर्द गिर्द के 20 तालाब हैं उनको हम लोग फिर से उनका कैचमेंट बढ़ा रहे हैं और रिचार्ज जिससे होगा। और सौतल झील जो है वो एलडीए उस पर भी कार्रवाई करेगा कि जिससे वहाँ रिचार्ज हो, कैचमेंट का पानी आए। करीब 72 हेक्टेयर की झील है, वहाँ से लेते हुए जरहरा रेहुआ नाला उसे वहाँ सफाई करानी है और फिर गोमती के मिलन स्थल तक उसे ड्रेजिंग की जाएगी। तो निश्चित रूप से अगर आप देखें तो हमारे पीछे ये बहुत बड़ी एक कॉलोनी जो है बरसों बरस से जो है, चाहे राजनीतिक संरक्षण कहें या फिर किसी प्रकार से भी एक अवैध तरीके से कुकरेल नदी को कुकरेल नाले में बदला और उसके बाद वो एक गंदे नाले में तब्दील हो गई। और जिस तरह से प्रशासन जो है पिछले काफी दिनों से एक लंबी लड़ाई चली यहाँ पर, यहाँ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक जो है तमाम जो है लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन बावजूद उसके ये एक अवैध निर्माण था, इंक्रोचमेंट था। और इस इंक्रोचमेंट का आखिरी स्वरूप यही है जो सामने आपके दिखाई दे रहा है कि इसको जो है हटा करके पर्यावरण और कुकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए निश्चित रूप से कारगर रहेगा। विशाल के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज लखनऊ। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त वहां का, जहां हमारे सहयोगी अकबर नगर से आशुतोष शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशुतोष, अगर देखा जाए तो लगातार ये काम किया जा रहा है और बीते कल एक दिन की अगर हम बात करें तो 165 अवैध निर्माणों को गिराया गया। आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जो लोग रहते थे उनका किस तरीके से पुनर्स्थापन कराया गया है। देखिए कृतिका, ये बहुत लंबी लड़ाई थी, कई वर्षों तक चली। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक जो है लोग गए यहाँ के निवासी। और मैं आपको उन दृश्यों को भी जो यहाँ पर चल रहा है अभी उनको भी दिखाता चल रहा हूँ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, न्यायालय ने आदेश दिया था कि ये अवैध रूप से सिंचाई विभाग की जमीन है, कुकरेल नदी की जमीन है, इनका अवैध जो है जो घर बनाया है इसको हटाया जाए और इसके साथ ही इनको यहाँ पर जो निवासी रह रहे हैं उन्हें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पर एक बसंत कुंज इलाका है वहाँ पर आवास दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि एलडीए ने यहाँ पर अपना कैंप लगा रखा है और उस कैंप के माध्यम से लोगों को आवास भी आवंटित किया जा रहा है और उसके साथ ही ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर आप हमारे पीछे लगातार देख सकती हैं। आज 5वां दिन है, लगातार ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। और निश्चित रूप से कुकरेल नदी के नाम से ही जैसा स्पष्ट है, मान्यता यह भी थी कि पहले जो है कुत्ता काटने पर उस नदी में स्नान करने से रेबीज नहीं होता था, लेकिन जिस तरीके से यह कुकरेल नदी अपने आप कुकरेल नाला हो गई और नाले के बाद जो है ये पूरी गंदा नाला हो गई। और इसका उद्गम स्थल भी कहीं दूर नहीं है, लखनऊ के पास ही है, बक्सी के तालाब के पास। तो जो उसके जो रिचार्ज के स्रोत थे, जो तालाब थे जहाँ से पानी आता था, वो सब भी अतिक्रमण का शिकार हैं। तो कहीं न कहीं इस प्राकृतिक व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार जो है लगातार कदम उठा रही है। और खास तौर पर जो अवैध निर्माण थे, लगभग 1200 से अधिक जो है यहाँ पर अवैध घर बने हुए थे और तमाम सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बने हुए थे, उनको गिराने का काम चल रहा है। और जो यहाँ के निवासी थे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पुनर्वासित करने का भी काम चल रहा है। जी आशुतोष, जिस तरीके से उद्गम स्थल से लेकर के और जो पूरा रास्ता है अंत तक पुनर्जीवित करने की एक तैयारी इस वक्त चल रही है, उस तैयारी के तहत क्या कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं फिलहाल?
मैंने आपको बताया कि अभी हमारी एलडीए के वीसी से बात हुई, एक विस्तृत डीपीआर तैयार किया गया है कि आखिर इस पूरी पट्टी को और इस नदी को किस तरीके से जो है पुनर्जीवित किया जाए। उसमें खास बात यह है कि जो तालाबों और झीलों से जहां से पानी निकल करके इस नदी में आता था उसको रिचार्ज किया जाए, उसको भी पुनर्जीवित किया जाए, जिससे कि इसमें प्राकृतिक पानी आ सके और उस दोनों किनारे जो लखनऊ के बिल्कुल भीतरी भाग में ये नदी बहती है, उन दोनों किनारों पर जो है पेड़ लगाए जाए और उसके साथ ही इसको संरक्षित किया जाए और जो गंदे नाले इसमें गिरते हैं उन नालों को जो भी बंद किया जाए। इस तरह से एक विस्तृत डीपीआर तैयार करके सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में इस कुकरेल नदी को फिर से कुकरेल नदी का रूप वापस किया जाए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार आप इस खबर पर अपनी अपडेट्स जो है वो हमारे तक पहुंचाते रहिएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 121 एकड़ में बनी 4,440 करोड़ की ग्लोबल यूनिवर्सिटी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क कर लिया है। पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल ने अवैध रेत खनन के जरिए कमाए हुए 500 करोड़ से अब्दुल वाहिद एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। हाजी मोहम्मद इकबाल फिलहाल देश से फरार है और अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं योग की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अर्धचक्रासन योगासन का एक वीडियो आज साझा किया है। अर्धचक्रासन का नियमित अभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही मददगार है। ये हृदय को सेहतमंद रखता है और रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। अर्धचक्रासन, इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानी पहिए के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें। अर्धचक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है, मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रहे, इस आसन को करते समय उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या हाई बीपी के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आप पीठ और गर्दन दर्द जैसी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आईसीसी T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने किंगस्टन में खेले गए रोमांचक मुकाबले में नेपाल को 1 रन से हरा दिया। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 115 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 114 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में जीत के लिए नेपाल को 8 रनों की जरूरत थी। ओटनेल वाटमैन आखिरी ओवर लेकर आए। गुलशन झा ने 5 गेंदों पर 6 रन जोड़े। आखिरी गेंद पर नेपाल को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन गुलशन इस गेंद पर रन आउट हो गए और नेपाल को 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के लिए तबरेज शमसी ने 4, एडन मार्करम और एंड्रिक नार्डजे ने 1-1 विकेट लिए। और वहीं आईसीसी T20 विश्व कप में त्रिनिदाद में खेले गए एक अन्य मुकाबले में न्यूजीलैंड ने युगांडा को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
युगांडा की टीम 18.4 ओवरों में केवल 40 रनों पर ही सिमट गई। जवाब में न्यूजीलैंड ने फिन एलन का विकेट खोकर 5.2 ओवर में 41 रन बनाकर मैच जीत लिया। डेवन कानवे 22 और रचिन रविंद्र 1 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं यूरो 2024 में मेजबान जर्मनी ने 10 खिलाड़ियों वाले स्कॉटलैंड को 5-1 से हराते हुए प्रतियोगिता में शानदार आगाज किया है। फ्लोरियन विर्ट्ज ने मैच के 10वें मिनट में टीम के लिए पहला गोल किया। इसके 9 मिनट बाद ही जमाल मूसियाला ने एक और गोल कर जर्मनी की बढ़त को 2 गुना कर दिया। मैच के अतिरिक्त समय में स्थानापन्न खिलाड़ी एमरे कैन ने 20 गज की दूरी से शानदार गोल कर जर्मनी की 5-1 से जीत सुनिश्चित कर दी। यूरो 2024 में आज पहले मैच में हंगरी का सामना स्विट्जरलैंड से होगा, तो वहीं दूसरे मैच में स्पेन का सामना क्रोएशिया से होगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।